नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं चाय की चुस्कियों के साथ आपके अपने YouTube चैनल टारगेट पॉइंट डिफेंस क्लासेस जयपुर में। साथियों, चाय की चुस्कियों के साथ जो सिलसिला हमने शुरू किया था उसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए लेके आया हूं एक करंट अफेयर्स की ऐसी खबर जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं चाहे भले ही किसी भी देश में रहो, लेकिन आप और पूरा विश्व आज एक बात से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन जो है कई मुद्दों को लेकर है और बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए कई प्रयास भी जारी हैं। लेकिन उसी कड़ी में एक ऐसी खबर देखने को मिली जो कि आपके उत्तराखंड राज्य की एक जो है जगह है और उस जगह का नाम है जोशीमठ। जोशीमठ को लेकर बड़ा इशू चल रहा है। अगर आप न्यूज़पेपर या फिर अगर खबरों के चैनल के माध्यम से अगर आप ये देख पा रहे हैं तो आप ये जरूर देखेंगे कि ऐसा इशू क्या हो गया कि आज जो है तो ऐसी जो ईश्वर की भूमि है जिसे उत्तराखंड कहते हैं और उसे ईश्वर का निवास स्थान माना गया है और वहाँ के जो है लोग भी खूबसूरत है क्योंकि इंडियन है। दूसरी बात, वहाँ की जगह भी खूबसूरत है क्योंकि हिमालय की गोद में बसा हुआ एक राज्य है। और उसी को जो है आज ऐसी क्या स्थितियां हैं कि वहां पर रहने वाले जो रिहायशी लोग थे वो अपने घर छोड़कर वहां से बाहर जा रहे हैं और किस प्रकार की क्या इश्यू चल रही है, क्या समस्या चल रही है। उत्तराखंड कई चीजों को लेकर फेमस है। आपने एक बार सुंदर बहुगुणा जी का नाम जरूर सुना होगा। उन्होंने जो है पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया था। उसी प्रकार के पर्यावरणविद भी आज आप में जो है आपको उनसे भी मिलाऊंगा जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से इस समस्या का निजात हम पा सकें। तो साथियों, स्वागत है सभी का। देखिएगा, अगर आप बहुत मुसीबतों से गुजर रहे हैं तो इस बात को जो है हमेशा याद रखना, सितारे कभी भी अंधेरों के बिना नहीं चमकते हैं। ठीक है, यानी जब बहुत ज्यादा डार्कनेस हो जाती है, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ है, हम जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप हिम्मत मत हारना। अब आप ये मानो कि उसके ठीक आगे वो जगह है जहां पर आप पहुंचना चाहते थे, जो चीज आपका इंतजार कर रही है, जिस चीज को आप चूमना चाहते थे, वही सफलता जो है आप एक कदम चूमने को तैयार खड़ी हुई है। तो साथियों, हिम्मत नहीं हारना है, लगातार आगे बढ़ना है और मेहनत करनी है जम के। ठीक है, चाय की चुस्की लीजिए। मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो खास तौर से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड राज्य की जो है उसके लिए जो उसका इको सेंसिटिव है एरिया है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। आप यहाँ देख पा रहे हैं किस प्रकार से, देखो ये पूरा का पूरा रोड जो है बिल्कुल फट गया है। ये आप जो है घर देखिए, घर की खिड़की के पास में दीवारें जो है इस तरह से तड़क गई है, इस तरह से जो है टूट रही है। ऐसी ऐसी बहुत सी फोटो है जो आपको सोचने के ऊपर मजबूर करेगी। ये देखिए किस तरह से हालात हो रखे हैं। ये हालात हैं उस जोशीमठ के। और देखिएगा, ये देखो जोशीमठ सिंकिंग, हाउ मैन मेड फैक्टर्स, किस प्रकार से जो है आम आदमी या व्यक्ति के द्वारा किया गया जो है कारण है वो इस चीज के लिए जिम्मेदार है। बात यही है कि कौन जिम्मेदार है इस चीज के लिए, प्रकृति जिम्मेदार है या हम जिम्मेदार हैं। इसी चीज को लेकर आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार जोशीमठ को लेकर बड़ा इशू चल रहा है। क्यों डूब रहा है जोशीमठ, पहले भी मिली थी चेतावनी। एक्सपर्ट को इस बात की है चिंता। धरती चीरकर निकल रहा है पानी, क्यों जोशीमठ में पड़ रही है दरारें। 1976 से बज रही है खतरे की घंटी। तो क्या था ऐसा 1976 के अंदर कि जो ये खतरे की घंटी बता रहे हैं उस वाले सन को, और लगातार आज तक हम क्यों नहीं संभल पाए कि आज फिर वापस वही घटना हो रही है जो आपको जो आज के 1976 जो है तब हुई थी। देखिएगा आप यहाँ पर इस चीज को लेकर जो है एक व्यक्ति है स्वामी अविक्त मुक्तेश्वरानंद, जो है बी मुक्तेश्वरानंद, ये एक व्यक्ति हैं, स्वामी जी हैं। इन्होंने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर करी है इसको लेकर कि साहब ऐसी बात है, अब आप जो है इस हिस्से में बचाइएगा। क्या लिखा है, याचिकाकर्ता का कहना है कि जोशीमठ में आज जो भी हो रहा है वह खनन, बड़ी बड़ी परियोजनाओं का निर्माण और उसके लिए किए जा रहे ब्लास्ट के चलते हो रहा है। ये बड़ी आपदा का संकेत है। कहा कि नगर में लंबे समय से भूधसाव हो रहा है और यही जो कारण है। तो सुप्रीम कोर्ट की याचिका लगाई कि अब जो है सरकारें ध्यान नहीं दे रही है, तो कृपया आप जो है इस पे फोकस करिए और हमें जो है इस चीज को बचाइए। साथियों, जोशीमठ वही जगह है जहां पर कभी आदि शंकराचार्य गए थे और उन्होंने जो है मठों की स्थापना करने के दौरान जोशीमठ को भी मान्यता दी थी और उसका भी जो है ऐतिहासिक और जो है महत्व उन्होंने बताया था। ठीक इसी कड़ी में आगे चलते हैं। खबर यह है कि इसके कारण जो ये डिजास्टर वहां आ रही है, जो प्राकृतिक आपदा आ रही है, इसके कारण नेशनल विंटर गेम्स वहां होने वाले थे आपके और उनको रद्द कर दिया गया है। क्यों, कंडीशंस ऐसी है, स्थितियां इस प्रकार की है
कि वहां पर जो है किसी भी प्रकार के खेलों का आयोजन संभव नहीं है, क्योंकि जब जान खतरे में हो तो सबसे पहले जान बचाना जरूरी है। गेम्स वगैरह और कहीं पर भी हो सकते हैं। देखिएगा जोशीमठ का संकट, 43 ईयर्स पुरानी रिपोर्ट जिसने पहले ही दे दी थी चेतावनी। तो ऐसे क्या कारण है, जो है क्या चीजें हो रही है जोशीमठ के अंदर, इन सब की चर्चा जो है आप यहीं पर मेरे साथ करने जा रहे हो। ये मैप अगर आप देख पा रहे हैं तो एक बार देखिएगा इस मैप को। एक बार नाइट मोड ऑन करता हूँ, किस तरह से आपको दिखाई देता है। नहीं, वो पहले ही ठीक था। तो देखिएगा, जब आप राजस्थान से जयपुर से बैठते हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाने के बाद में आपको पता लगता है कि आपको उत्तराखंड जाना है, तो आप दिल्ली होते हुए जो है आप हरिद्वार क्रॉस करते हुए हरिद्वार के पास से उत्तराखंड में एंटर करते हैं, और उत्तराखंड से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और यहाँ पर गुप्तेश्वर के आगे जब आप चलेंगे तो आपको केदारनाथ दिखाई देगा, और केदारनाथ से जब वापस नीचे की तरफ आएंगे तब आपको एरिया एक जगह दिखाई देगी, और उसी जगह का नाम है जोशीमठ। यानी बिल्कुल पूर्णतः हिमालय की गोद में बसा हुआ एक ऐसा राज्य और एक ऐसा एरिया जो पूरा का पूरा चारों तरफ हिमालय, फूलों की वादियां और नदियों की कलकलाहट से गूंजता हुआ धार्मिक मान्यताओं को अपनी गोदी में समेटे हुए एक जो है पूरा का पूरा एरिया है। और इसी जोशीमठ को जो है आज बड़ी समस्या हो रही है, और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर से लेकर आप कन्याकुमारी तक सभी लोग हैरान हैं कि जब 1976 के अंदर ऐसी आपदा आई और आपने 18 सदस्यों की कमेटी का गठन किया, तो उसकी रिपोर्ट्स के ऊपर क्यों जो है फैसला नहीं ले पाए, क्यों आपने टिहरी बांध का निर्माण किया, क्यों एक जो है भूकंप क्षेत्र में होने के बावजूद भी क्यों वहां पर आप आज जो है लगभग 8 से ज्यादा परियोजनाएं वहां बना चुके हैं, अभी भी एक जो है परियोजना वहां पर चल रही है, तो क्यों इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। इसी को लेकर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि कौन जिम्मेदार है, सरकार या आम नागरिक या प्रकृति। आइए आगे बढ़ते हैं। देख पा रहे होंगे जोशीमठ कहां पर है और किस तरह से जोशीमठ जाया जाता है। देखिए कौन दे रहा है हिमालय की अगली त्रासदी को न्योता, कौन है इसके लिए। देखिए हिमालय के अंदर हम बात करें, हिमालय जो है इस प्रकार का एरिया है कि हिमालय के अंदर जो हिमालय का निर्माण जो हुआ था वो इस वजह से हुआ था क्योंकि हमारे जो इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट है, प्लेट का मतलब जो भी हमें लैंड पार्ट दिखाई देता है, तो पूरे विश्व में 7 बड़ी प्लेटें हैं इस प्रकार की। तो ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसका जो मूवमेंट हुआ इंडियन ओशन से ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ, और ऊपर एक प्लेट है जिसे यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। तो दोनों के बीच में 33C हुआ करता था। दोनों के बीच के अंदर जब वो एरिया कम हुआ तो 33C के अंदर रहने वाला मलबा जो और नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसाद वो क्या है, वलन का रूप यानी मोड़ का रूप लेने लगे और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसका मतलब ये है कि वो जो मूवमेंट था हमारी प्लेट्स का, वो मूवमेंट्स अभी भी जारी है। इसीलिए हिमालय क्षेत्र के अंदर भूकंप की आवृत्ति ज्यादा है, भूकंप वहां पर ज्यादा आते हैं। मुझे उम्मीद है चीज आपको समझ आ रही होगी। और वहीं पर जो है कुछ फॉल्ट्स होते हैं, कुछ ज्योग्राफिकल फॉल्ट्स होते हैं जिनकी वजह से जहां पर फॉल्ट होता है वहां पर एरिया और लैंड पार्ट कमजोर होता है, उतना ज्यादा स्ट्रोक नहीं होता। जोशीमठ की भी यही कहानी है कि जोशीमठ जहां पर स्थित है वहां पर क्या है कि वो जो ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर के जो सेडिमेंट्स अवसाद होते हैं उनके जमाव से बना हुआ एक ऐसा क्षेत्र है कि वहां पर पाए जाने वाले जो स्टोन है वो उतने टाइट नहीं है। उनका क्या है कि क्षय लगातार हो रहा है और वो कमजोर प्रकृति के हैं, और उसी के ऊपर आपके जोशीमठ बना हुआ है। नंबर 2 बात, वहां पर जो है एक तो मेन बाउंड्री फॉल्ट वो वहां से क्रॉस होता है। नंबर 2, वहां पर आप जो है बड़ी बड़ी परियोजनाओं का निर्माण कर जो है ब्लास्ट करते हो। ब्लास्ट करने से वो पूरा का पूरा एरिया पहले ही कमजोर है उस थ्रस्ट के कारण, उस भ्रंश के कारण, और जब ब्लास्ट करके उस पूरे के पूरे एरिया को हिला देते हो तो फिर ऐसी ही प्राकृतिक आपदा आपके सामने आएगी। कुछ इस तरह की चर्चाएं यहाँ पर है। देखिए 98 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चालू है, 41 बन रहे हैं, 197 प्रस्तावित है। क्या करोगे आप हिमालय के अंदर इन चीजों को बनाकर। देखिए 14 से 18 के बीच 983 किलोमीटर नेशनल हाईवे का विस्तार हो गया आपके हिमालय के अंदर। इसके अलावा देखिए 4 धाम प्रोजेक्ट 889 किलोमीटर हाईवे लगातार बनाया जा रहा है। यानी इतनी बड़ी, इतने इको सेंसिटिव जोन, इतने बड़े ज्योग्राफिकल सेंसिटिव जोन को अगर आप इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वही होगा। 65 रोडवेज बन चुके हैं, 11 नए प्रस्तावित हैं। रोपवे समझते हो ना, वुडन खटोला जो आप समझ पा रहे हैं। 65 इस तरह के जब आप काम लगातार करोगे तो फिर क्या हालत होगी वो सेंसिटिव जोन की, वो जो आपके हिमालय वाला एरिया है उसकी। तो ये सब चीजें इसके लिए जिम्मेदार है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से तबाही ने जो है दस्तक दी है, किस तरीके से जो है मकान टूटे जा रहे हैं, दरारें लंबी चौड़ी होती जा रही है।
और इसे देखो आगे कितने हृदय विदारक यानी हृदय में छेद करने वाले तोड़ने वाली फोटोज है, जिनका घर ये होगा, पूरी कमाई लगाई होगी। तो इस तरीके से जो है ये आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। दस्ते शहर से आज से ढाई जाएंगे असुरक्षित भवन, सबसे पहले तोड़े जाएंगे होटल मलारी इन और माउंट व्यू। ये क्या कि बहुत बड़ी होटल्स है, इनको तोड़ने की प्लान कर रहे हैं कि भाई इनको तोड़ो, किसी प्रकार से जो है वहां पर वेटेज, वहां पर जो वेट है पृथ्वी के ऊपर, मानी उस वाले एरिया पर जोशीमठ के ऊपर जो वजन है उसको कम किया जाए, जिससे नीचे की जो ज्योग्राफिकल एक्टिविटी है वो कम से कम हो और हमें क्षति नहीं हो। तो इस प्रकार के देखिए, आइए अब थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। गेटवे ऑफ हिमालय है जोशीमठ। जोशीमठ को क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ हिमालय, यानी हिमालय जाने का रास्ता। यहाँ आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मुख्य मठों में से एक है ये जोशीमठ। अन्य मठ उत्तराखंड के बद्रीनाथ में है, उड़ीसा के पुरी में है और कर्नाटक के श्रृंगेरी के अंदर है। श्रृंगेरी है, ठीक है। तो ये 4 मठ है जो शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए थे, भारत को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए काम करते हैं। ये आज भी इनका उतना ही महत्व है जिनका आज से 1000 साल पहले महत्व था, और आगे 1000 साल बाद भी उतना ही महत्व रहने वाला है। तो ये क्या है? जोशीमठ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गेटवे ऑफ हिमालय है। जोशीमठ को गेट ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। यह शहर ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 7 के ऊपर स्थित है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा महत्वपूर्ण है, देखिएगा। यहाँ पर हेमकुंड साहिब, ओली, फूलों की घाटी आदि स्थानों पर जाने के लिए यात्रियों को यहीं से होकर गुजरना पड़ता है। यह शहर विष्णुप्रयाग के दक्षिण में है, जो अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों के संगम पे है। यानी अलकनंदा नदी पर जब धौलीगंगा आके मिलती है, तो जहां पर अलकनंदा और धौलीगंगा दोनों मिलते हैं उसे विष्णुप्रयाग बोलते हैं, वहीं पर है। भारत चीन सीमा पर अग्रिम चौकियां भी है इसके आगे ही, इसलिए ये शहर यानी ये जोशीमठ जो है धार्मिक, न केवल धार्मिक रूप से बल्कि सामरिक रूप से भी उतना ही महत्व रखता है, इसीलिए चर्चा का विषय है और हमें जानना चाहिए। देखिए आगे, उत्तराखंड में पवित्र बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब पहुंचने के लिए अंतिम पड़ाव आपके जोशीमठ है, और यहीं पर जो लोग रहते हैं वो क्या है, अभी जो है दहशत में है। घरों में दरारें आ गई है और जो है धरती फाड़कर जगह जगह से पानी निकल रहा है। सहमे लोग हैं, घर छोड़ के इधर उधर भग रहे हैं। फिलहाल आपदा प्रबंधन विभाग ने मोर्चा संभाला है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का फैसला किया है। जल निकासी का प्लान, सीवर सिस्टम का काम इनका पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं कि सीवरेज सिस्टम है और जो वहां पे पानी भरा हुआ है उसको बाहर निकालने की बात करी जा रही है। लेकिन बात यह है, कौन जिम्मेदार है इस आपदा का? जबकि 1976 में मिश्रा समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ कह दिया था कि जोशीमठ धीरे धीरे डूब रहा है, सरकार अब तक क्यों सोई रही थी। यानी ये है क्वेश्चन मार्क, ये है प्रश्न चिन्ह, जो ये बताता है कि क्यों ऐसा हुआ। जब हमने आपको चेता दिया था 1976 के अंदर ही, तो फिर आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया आपने कि जो इस चीज को बचा के रखता। धरोहर है वो हमारी, हमें सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है वहां पे, न कि केवल विनाशात्मक विकास करना है। हमें नहीं चाहिए वहां पे 200 जो है रोपवे, हमें नहीं चाहिए इस प्रकार की कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो एरिया को ही तबाह कर दे, नस्ते नाबूद कर दे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1976 में मिश्रा कमेटी, याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, मेंस का अगर आंसर राइटिंग हो लिखोगे ज्यादा नंबर मिलेंगे। 1976 में मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में भी ये कहा था क्या? विशेषज्ञों ने हालिया रिपोर्ट में वर्ष 1976 की मिश्रा कमेटी का उल्लेख किया है। उस रिपोर्ट के हवाले ये कहा गया कि पूर्व में भी जोशीमठ के समय के साथ धीरे धीरे धंसने की आशंका व्यक्त की गई थी। जोशीमठ में अलकनंदा नदी में बाढ़ की वजह से घरों में दरारें आने के बाद 1976 में कमेटी बनी थी। यानी ये अलकनंदा नदी है, इसके अंदर बार बार बाढ़ आती है, उसकी वजह से भी जोशीमठ को लेकर जो है कई बार इश्यू खड़े हो जाते हैं। क्या था? 18 सदस्यों की एक समिति वाली मिश्रा कमेटी ने 4.5 दशक पहले जोशीमठ पर मंडराते खतरे को भांप लिया था। कमेटी ने कहा था कि जोशीमठ की जड़ से जुड़ी मिट्टी और चट्टानों को बिल्कुल ना छेड़ा जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये पहले ही भ्रंश के अंदर आती है, फॉल्ट के अंदर आती है, उसके बाद अगर ये और कमजोर हो गई तो ये नस्ते नाबूद करने के अंदर प्रकृति कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। समिति ने भारी निर्माण कार्य करने, ब्लास्टिंग करने, सड़क की मरम्मत करने, बोल्डर हटाने और अन्य निर्माण, पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने की भी सिफारिश करी थी। ये थी मिश्रा कमेटी। 18 सदस्यों ने रिसर्च किया था और ये बताया था कि जोशीमठ जहां पर है वहां की नीचे की मिट्टी और चट्टानें कमजोर हैं, तो आप ये काम कीजिए। यानी आपको भारी निर्माण नहीं करना है, ब्लास्टिंग नहीं करनी है, सड़क की मरम्मत कम से कम ध्यान रखिएगा, और अन्य कोई निर्माण नहीं करना है ऐसा जिससे उस लैंड का बैलेंस खराब हो, और पेड़ों की कटाई नहीं करनी है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं जिससे मजबूत पकड़ हो, न कि कमजोर। पकड़ हमेशा मजबूत होनी चाहिए, कमजोर पकड़ का क्या फायदा।
साफ है, जिस हालिया रिपोर्ट के बाद सरकार चौकन्नी दिख रही है, उसी तरह की बातों का जिक्र पूर्व में कई दशक पहले मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में किया जा चुका है। जोशीमठ में अनप्लान कंस्ट्रक्शन किया गया है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, सीवरेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो पानी सीधा का सीधा जमीन में जा रहा है। अब पानी जमीन में जा रहा है, वो चीज पहले ही कमजोर है, वहां पर भ्रंश भी है, इसलिए भी कमजोर है। और आप ऐसी एक्टिविटी करके फिर उसे कमजोर कर रहे हो, वहां पर जो है परियोजनाओं का निर्माण, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हो, वहां ब्लास्ट कर रहे हो, वहां पर नेशनल हाईवेज बन रहा है, तो वो जो चीज है उसका संतुलन बिगड़ रहा है। चलो, ये करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी बनाने चाहिए, सड़क भी बनानी चाहिए, मजबूत है, लेकिन कम से कम आप ये देखिए कि जिस एरिया में बन रहे हो वो एरिया, वो जो जोन है उसको झेलने में सक्षम है या नहीं है। अब उस एरिया के बारे में आपको मैं बताता हूं। देखिए, जोशीमठ जो शहर है उत्तराखंड में, उसकी एक बात है, वो ग्लेशियर के मोरेन मटेरियल पर बसा हुआ शहर है, इसमें ठोस चट्टानें नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना गलत नहीं है, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बनाना गलत नहीं है, कुछ भी बनाना गलत नहीं है, लेकिन जिस जगह आप बना रहे हो उसकी स्थिति देखिए, मोरेन मटेरियल यानी ऐसा पत्थर जो बिल्कुल कच्चा होता है, और जो भी है क्या, ग्लेशियर का, ग्लेशियर जब नदियां बहती है, नदियां अपने साथ अवसाद लेके जाती है, और अवसाद जो है डेल्टा के रूप में जमा करती है और अपनी बाहें फैलाकर समुद्र में गिरती है, मिलती है उससे। ठीक उसी प्रकार से बर्फ के जो पहाड़ होते हैं, जब वो चलते हैं तो वो भी अपने साथ में कुछ ऐसा मटेरियल लेके आते हैं, वो होता है बिल्कुल कच्चा और ठोस चट्टान नहीं है, मिट्टी और रेत है इसमें। रिपोर्ट में जोशीमठ में भूदशा का कारण बेतरतीब निर्माण, पानी का रिसाव, ऊपरी मिट्टी का कटाव, मानव जनित कारणों से जलधाराओं के प्राकृतिक प्रवाह में रुकावट को बताया है। यानी अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी निर्माण कार्य करना गलत नहीं है, लेकिन जिस जगह पर निर्माण कार्य हो रहा है तो वो जगह की कैपेसिटी कितनी है, क्या वो उसको झेल पाएगी या नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि 1976 में आपको चेता दिया गया था, आज के साढ़े चार दशक पहले आपको ये बात बता दी थी, ये वाला इश्यू है। देखिए, भूस्खलन हो रहा है वहां पर, यानी लैंड स्लाइड्स हो रही है। भूस्खलन क्या होता है? भूस्खलन को पृथ्वी के ढलान के नीचे की ओर व्यापक रूप से मृदा, चट्टान, मलबे जब संचलन में आते हैं, यानी मूवमेंट में आते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसे भूस्खलन बोलते हो आप। भूस्खलन वृहद क्षरण का एक प्रकार है जो गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत मृदा और चट्टान के नीचे की ओर गति को दर्शाता है। किस किस प्रकार से होता है? देखो, 5 प्रकार से शामिल होता है। गिरना, कोई चीज ऊपर से गिरे, लुढ़कना, कोई धीरे धीरे लुढ़के, खिसकना, धीरे धीरे खिसके, प्रसार होना और प्रवाहित होना, ये सब जो है भूस्खलन के प्रकार होते हैं। 5 प्रकार का भूस्खलन होता है। ठीक यही कंडीशन जो वहां पर आ रही है आपके जोशीमठ में। एक होता है आपके भूमि अवतलन, यानी एक भूस्खलन, एक भूमि अवतलन। भूमि अवतलन का मतलब क्या है? भूमि अवतलन अधोगमन, पृथ्वी की सतह का धीरे धीरे धंसना या अचानक नीचे की ओर जाना, क्या कहलाता है? भूमि अवतलन कहलाता है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें उत्तराखंड के इस जगह पर देखने को मिल रही है। अब देखो, इन सब चीजों की वजह क्या है? आप ये कह सकते हो कि क्यों कमजोर रह गया जोशीमठ वाला एरिया। आपने बताया कि ग्लेशियर के सेडिमेंट वहां जमा हुए हैं, इस प्रकार की बातें। तो कमजोर रहने का एक कारण ये है, फॉल्ट मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट ये क्या है? इसके नीचे से हिमालय की उत्पत्ति के समय एक ऐतिहासिक फॉल्ट मेन सेंट्रल थ्रस्ट भी गुजर रहा है। इसकी वजह से यहाँ की जमीन कमजोर है, जिसके चलते भूगर्भीय हलचल होती रहती है और पहले से कमजोर सतह को इससे अधिक नुकसान हो रहा है। यानी अभी आपको समझ नहीं आया होगा कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है। ये साथियों कुछ ऐसा एरिया होता है, जैसे वृहद हिमालय का निर्माण हुआ, उसके तुरंत बाद में मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। मध्य हिमालय का निर्माण होने पर जब इसके बीच का जो एरिया है, उसी के कारण जो बीच वाला एरिया वो कमजोर रह जाता है। यानी आप कह सकते हो ज्योग्राफिकल फॉल्ट, यानी भू जो है आप ज्योग्राफिकल भौगोलिक दोष बोल सकते हो इस चीज को। तो ये जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसकी वजह से वो जगह कमजोर है। आगे देखो, आगे है ये है बात कि यहाँ एग्जाम पॉइंट भी थोड़ा महत्वपूर्ण ध्यान रखना। हिमालय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट ये महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। यानी हिमालय की अगर हम बात करें तो आप एक बार ये देख पा रहे होंगे कि आपकी हिमालय 3 बड़ी बड़ी श्रेणियों में है। इसे आप बोलते हो वृहद हिमालय, जो कि सबके नॉर्थ में है। उसके बाद में एक हिमालय है जिसे आप बोलते हो मिडिल हिमालय, यानी मध्य हिमालय। एक है आपके सबसे नीचे जिसे आप बोलते हो शिवालिक हिमालय। मुझे उम्मीद है तीनों नाम आपने सुने होंगे बेहतर तरीके से। तो देखिए,
महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच, यानी ये महान हिमालय और ये लघु हिमालय, इसके बीच में है MCT। MCT का मतलब क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, उसके बाद देखो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, यानी ये लघु हिमालय और ये शिवालिक हिमालय, इनके बीच में है MBT यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और ठीक इसी प्रकार इस शिवालिक के नीचे, आपके शिवालिक के नीचे आप देखोगे तो यहाँ गंगा का मैदान है। अब ये जो मैदान और जो ये शिवालिक है, इनके बीच में भी एक फॉल्ट है जिसे आप बोलते हो HFF यानी हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ये 3 फॉल्ट हैं, ये 3 जो है ज्योग्राफिकल फॉल्ट हैं। अब जो है आपके जो वो आपके जो जोशीमठ है वो भी इन्हीं फोल्ड के बीच में फंसा हुआ है। इन फोल्ड की वजह से एरिया कमजोर है। नंबर 2, जोशीमठ के ऊपर जो ग्लेशियर का प्रवाह हुआ था पहले, उसकी वजह से जो वहां पे सेडिमेंट जमा हुए हैं वो जो है कोमल या मृद वो है मिट्टी है, वो क्या है कि उतने स्ट्रोंगनेस नहीं रखते हैं। अब जैसे मान लो एक हो कि पूरा का पूरा हिमालय के ऊपर, शिवालिक के ऊपर आपने कुछ बनाया है, तो वो तो क्या चट्टान है, रॉक्स है, पूरा स्ट्रोंग है, उसका इतना इशू नहीं है। लेकिन इनकी तलहटी में, इनकी तलहटी में या कहीं बनाया तो वो चीज कमजोर है। उसके बाद ऊपर से आप इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हो, इसकी वजह को लेकर दिक्कत है। और इन्हीं भ्रंशों के कारण हिमालय में उपस्थित, ये जो भ्रंश हिमालय में उपस्थित है, इसी कारण हिमालय के अंदर जो है आपको भूकंप जो है ज्यादा देखने को मिलते हैं। भाई इसी क्षेत्र में भूकंप आते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपके कि उत्तरी भारत यानी हिमालयी क्षेत्र और दक्षिणी भारत यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अगर हम इस प्रकार की बात करें तो हम ये देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज इतनी डिफरेंस है कि हिमालयी क्षेत्र में भूकंप ज्यादा आते हैं और आपके जो प्लेट्यू है, दक्षिण का पठार है, उसके अंदर इतना भूकंप नहीं आते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर अंतर है। ये नया है, वो पुराना है, वो सही बातें हैं। यहाँ की चट्टानें अलग प्रकार की है, वहाँ की चट्टानें अलग प्रकार की है। यहाँ स्ट्रॉन्गनेस कम है, वहाँ स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है चीज आपको समझ आई होगी। अब देखो वहाँ पे कि आप बिल्कुल देख पा रहे हैं, तो आप यहाँ देखो। तो एक बार नाइट मोड पे ऑन करता हूँ, देखें वहाँ अगर इससे आप बेटर देख पाए तो और अच्छी बात है। ये देखिए, लेकिन वो दिखेगा नहीं आपको। देखो ये देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा हिमालय है, और देखो ये मिडिल हिमालय है, और आपको ये शिवालिक रेंज जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो हिमालयी फ्रंट फोल्ड ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह है हिमालयी फ्रंट फोल्ड। ये शिवालिक और आपका जो मैदानी क्षेत्र है इसके बीच में स्थित है। कैसे? देखो ये मेन बाउंड्री फोल्ड ट्रस्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको MCT दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, आपके ज्योग्राफिकल मैप है हिमालयी क्षेत्र का। हिमालय 3 पार्ट है, आपके उत्तरी हिमालय, आपके महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक रेंज। इन तीनों के बीच में जब इसका निर्माण और इसके निर्माण में जो है जैसे इयोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन काल में इनका निर्माण हुआ है, तो इसके बीच समय लगता है। उस समय के दौरान जो बीच वाला एरिया है वो थोड़ा कमजोर प्रकृति का रह जाता है, उतनी स्ट्रोंगनेस नहीं रहती। उसी को हम बोलते हैं फ्रंट जो है फॉल्ट या भ्रंश के नाम से इसे जानते हैं। वो यही कारण है कि ये वाला एरिया जो है कमजोर है, और यहीं पर स्थित है आपके जोशीमठ। और जोशीमठ स्थित होने के बाद जो है इशू ये है कि जोशीमठ तो ठीक है वहां पे स्थित है, लेकिन उसके बाद में हमने कुछ और इस प्रकार के एक्ट किए। क्या है? वैज्ञानिकों ने क्या बोला, क्या कारण है इसके? देखो पुराने भूस्खलन क्षेत्र में मलबे के ढेर यानी लूज मटेरियल पर बसा है। जो आपका शहर है ये आपके लूज मटेरियल पे बसा है। ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, जमीन के भीतर पानी का रिसाव ज्यादा है, ठीक है। शहर और आसपास के क्षेत्रों में नालों का चैनलाइजेशन आपने नहीं किया, इस वजह से वहां का एरिया जो है पानी ज्यादा ग्रेब कर रहा है, वहां जमीन नहीं है ना। और उसके बाद में आपने 98 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चालू कर दिए, 197 प्रस्तावित है, और आपने जो है हजारों किलोमीटर लंबी जो है आपने एरिया में सड़कें बना दी। इसके अलावा अलकनंदा नदी जो है कटाव करती है, उसके लिए कोई आवश्यक कदम नहीं उठाए। धारण क्षमता के अनुरूप निर्माण कार्यों को नियंत्रित नहीं किया गया, यानी आप जो है वहां पर निर्माण कार्य लगातार करते ही करते रहे। 43 साल पहले आपको चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो है कोई भी इस पे प्रपोजल जो है आपने नहीं किया, या कोई इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं करी जो एक्टिविटी इस एरिया को बचाने में मददगार साबित हो सकती थी। वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट तैयार करी है, वो क्या बता रहा है कि जोशीमठ के जमीनों के पत्थरों की प्रकृति भी बताई है। ये प्रकृति किस प्रकार की है कि यहाँ पर दूसरा देखो, फॉल्ट लाइन के दोनों तरफ ये क्षेत्र हेलंग फॉर्मेशन और गढ़वाल ग्रुप्स में पत्थरों की प्रकृति के समान है। यानी जो पत्थरों की जो नेचर है वो कैसा है, गढ़वाल ग्रुप्स और हेलन फॉर्मेशन। ये पत्थर क्वार्टरजाइट और मार्बल है जिनकी मजबूती बेहद कम होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है।
अगर आप इन चीजों के ऊपर मकान बनाओगे, इन चीजों के ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इन चीजों के ऊपर आप बहुत ज्यादा वजन वाली चीजों की बात करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। और यही नहीं, कमजोर तो है ही, साथ ये पानी जो है पत्थर के ये जो पत्थर है ये पानी के साथ घुलने की प्रवृत्ति भी इन पत्थर में देखने को मिली है। जिस प्रकार से राम जी का नाम लेकर कोई पत्थर हम समुद्र में फेंकते थे वो तीरता था, ठीक है, उसी प्रकार से ये भी क्या है, पानी के अंदर घुल जाता है ये पत्थर, तो ये धीरे धीरे कमजोर होने की निशानी है। उसके ऊपर आप वजन बढ़ाए जाओगे, वो पत्थर वैसे कमजोर होते जा रहा है, तो फिर इश्यूज क्रिएट होना जो है लाजमी है। जो उम्मीद है चीज जो है आपको समझ आ रही होगी और ये जो इश्यूज है ये मुद्दा है समझ आ रहा होगा। जोशीमठ की जमीन का भीतरी आकलन किया जाए तो ऐतिहासिक फोल्ट लाइन जो है इसके ऊपर मार्बल पत्थरों के साथ लूज मलबा इसकी मोटी परत है और इसी के ऊपर बसा हुआ है आपका जोशीमठ, जो कि हमारे 4 प्रमुख मठों में से एक मठ भी है। स्पष्ट हो रहा है कि समय के साथ में जो निर्माण कार्य बढ़ रहे हैं और जमीनी पकड़ जो है वो लगातार कमजोर हो रही है और उसके ऊपर ओवरबर्डन, क्षमता से अधिक बोझ अगर आप लगातार लादते जाएंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब अभी दरारें छोटी है, वो दरारें बाद में एक पूरे शहर को अपने आगोश में निगलने की जो है तैयारी कर रही हो। तो ये कुछ खास बातें थी आपको इस बारे में। अब वहां पर देखिए चिपको आंदोलन, आपने नाम सुना होगा, उत्तराखंड के अंदर एक बहुत महान व्यक्तित्व हुआ करते थे जिनका नाम है सुंदर बहुगुणा। और चिपको आंदोलन आपके 1730 के अंदर जोधपुर के अंदर भी हुआ था, जिसमें जो है बिश्नोई की भूमिका बहुत ज्यादा रही थी। तो ठीक वो यहीं से प्रेरणा ली थी। वो एक व्यक्ति है चंडी प्रसाद भट्ट, जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया है भारत सरकार ने, और वो प्रसिद्ध पर्यावरणविद है। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मैंने पूरी उम्र गुजार दी है किसके अंदर, इन चीजों को सहेजने के अंदर। और एक कहावत भी है कि भाई आप अगर प्रकृति को खाने का ट्राई करेंगे तो प्रकृति अगर उसने ट्राई कर लिया तो थोड़ी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। जोशीमठ की सतह कमजोर है, इसकी पुष्टि विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से की गई है। ऐसे में स्पष्ट है कि इस समय पर समय के साथ किए गए बेतरतीब निर्माण इस हालात के लिए जिम्मेदार हैं। ये बताया है इन्होंने, जो कि खुद चंडी प्रसाद भट्ट, जो खुद प्रसिद्ध पर्यावरणविद है, उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा है जोशीमठ क्षेत्र में जमीन की वहनीय क्षमता के मुताबिक ही निर्माण कराए जाने चाहिए, साथ ही ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए, नदी से होने वाले कटाव का उपचार करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आप जो है हालात के ऊपर काबू पा सकते हैं। तो साथियों ये थी कुछ खास बातें आज के इस सेशन की। अब कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड के अंदर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो वहां पर लगातार चल रहे हैं, तो देखिएगा टिहरी परियोजना है जो भागीरथी नदी पर है, 1000 मेगावाट है। तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना है जो धौलीगंगा नदी पर है, 520 मेगावाट की परियोजना है। विष्णुगढ़ पीपल कोटी परियोजना जो अलकनंदा नदी पर है, 444 मेगावाट की है और इसी के पास में बसा हुआ आपका जोशीमठ वाला एरिया। सिंगोली बटवारी परियोजना है मंदाकिनी नदी पर, 99 मेगावाट की है। बुयांग परियोजना 76 मेगावाट की है। महेश्वर परियोजना 15 मेगावाट की है और कालीगंगा 2 परियोजना 6 मेगावाट की परियोजना है। तो साथियों ये कुछ वो परियोजनाएं हैं जो आपके देवों की भूमि उत्तराखंड के अंदर स्थित है और भारत सरकार लगातार इनके ऊपर कार्य कर रही है। प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, बिजली तो हमें चाहिए, उसके बिना मैं भी आपको कैसे पढ़ाऊंगा और आप भी कैसे पढ़ पाएंगे। लेकिन बात यह है कि जहां पर अभी जोशीमठ स्थित है उस एरिया वो सेंसिटिव एरिया है और उसका निर्माण जो है ब्रंस फाल्ट के ऊपर हुआ है। दूसरा उसका निर्माण इस प्रकार के रॉक्स के ऊपर है जो कि बेहद मजबूत नहीं है और उनके ऊपर ओवरबर्डिंग से, नदी के कटाव की वजह से, जो पानी का रिसाव है उसकी वजह से, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होने की वजह से 1976 के अंदर जो एरिया जो रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर अमल नहीं होने के बाद अब आप देखिए आज स्थिति है। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ आई होगी और सेशन आपको पसंद आया होगा। साथियों आपको जो है इसके बारे में पता लगा, ये बहुत अच्छी बात है, अपने साथियों को भी बताइएगा। और जो भी हम कोशिश करते हैं एनवायरनमेंट के लिए, सरकारें बहुत एक्टिव मोड में है, उत्तराखंड सरकार भी एक्टिव मोड में है, भारत सरकार भी एक्टिव मोड में है, वहां पर अध्ययन के लिए लगातार दल गए हुए भी हैं। और अब जो है अभी परियोजना को फिलहाल बंद भी कर दिया गया है, जिस परियोजना के कारण ये रेस्पॉन्स ज्यादा हुआ था और लोगों को अभी प्रशासन पूरा जो है लगा हुआ है और उनको जो है आपदा की टीमें लगी हुई है। और जल्दी ही उम्मीद यही है, भगवान से प्रार्थना यही है कि ये जोशीमठ है जो सुरक्षित रहे, जिससे धार्मिक मान्यताएं और जो हमारे पर्यटन के रूप में विकसित है, हिमालय की गोद में है और भगवान की जो भूमि है वो सदा वैसी ही बनी रहे जिस प्रकार की बनी हुई थी। इसी उम्मीद और इसी मंगल कामना के साथ आपका दिन शुभ हो। जल्दी ही मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने हौसले बुलंद रखिए और पढ़ाई को लगातार आगे
बढ़ाइए। जल्दी मिलते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत।